नमस्कार, वेलकम टू द विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी जानने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशंस के बारे में। हिंदी में कहें तो आपको मानव के विकास के बारे में, साथ ही साथ मैं आपको अवेयर कराना चाहूँगा, जागरूक कराना चाहूँगा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको हैंड एक्स ट्रेडिशंस के बारे में बताया था, सोहन संस्कृति के बारे में चर्चा किया था, और इस वीडियो में आपको ह्यूमन इवोल्यूशंस, मानव के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं फर्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं क्या कुछ आज आपके लिए नया है। जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ फिगर चित्र दिया गया है जिससे आप अंदाजा एनालिसिस कर सकते हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। तो जैसा कि मेरे कर्सर्स को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बंदर का चित्र दिया गया है और यहाँ पर एक मानव का चित्र दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बंदर से लेकर मानव तक के इतिहास को आप आज जानने वाले हैं कि एक बंदर से मानव के रूप में कैसे विकास हुआ, एक बंदर से लेकर मानव तक के जो इतिहास है, जो प्रोसेस है मानव का विकास का, इसके बारे में आप जानने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे यहाँ पर कर्सर्स को ध्यान दीजिए, यहाँ पर बंदर है, इसके बाद यहाँ पर इसको रीढ़ की हड्डी, ये जो बंदर है सारे बंदर ही है, तो इसकी रीढ़ की हड्डी जो ज्यादा खड़ा है, ठीक है, इसके रीढ़ की हड्डी इससे कुछ ज्यादा अच्छी कंडीशन में है। तो इस ढंग से आप जानेंगे कि क्रम बाय क्रम कैसे मानव का नई नई जनरेशन आता गया मानव का, और एक तरह से जो वर्तमान में मॉडर्न टाइम में जो मानव है उसका विकास किस ढंग से हुआ, इसमें आप जानने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो मानव की, मैं आपको बताया भी था कि मानव के जो उत्पत्ति हो रही है एक जंतु से, कपी से हो रहा है, जो जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में रहता था। इसके बाद आपको जो कपी था उसकी कुछ समूह, जो कुछ ग्रुप आपको जंगल से बाहर जो फील्ड इलाके हैं, जो मैदानी इलाकों में रहने लगा। इसके बाद जो एक नई और जनरेशन आई जिससे हम आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। इसके बाद एक और नई जनरेशन आई जिससे हम होमो इरेक्टस कहते हैं। ये जो होमो इरेक्टस था वो पूरी तरह खड़ा होकर चलने वाला मानव था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कपी या मानव था, मानव का नई, या कपी का मानव का नई जनरेशन था। इसके बाद एक और नई जनरेशन आई जिसे हम नियनडर्थल कहते हैं। इसकी जो साक्ष्य है जर्मनी में मिलता है। ठीक है, तो ये जो जनरेशन था, जो नियनडर्थल, ये आपको ठंडी इलाकों में भी रह सकता था, एग्जिस्ट कर सकता था। इसके बाद एक और नई जनरेशन आई जिससे हम होमो सेपियंस कहते हैं, जो आपको आधुनिक मानव का आपको वैज्ञानिक नाम के रूप में भी जानते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि जो आधुनिक जो मानव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे होमो सेपियंस। क्यों? क्योंकि होमो सेपियंस ही ऐसा जनरेशन था कि उसमें आपको वर्तमान मानव के सारी गुण विशेषताएं मौजूद थी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ विधिवत रूप से क्रम बाय क्रम जानते हैं वैज्ञानिक तरीके से कि ह्यूमन बीइंग का, ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव का विकास क्रम बाय कैसे हुआ। तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड की चित्र दिया गया है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और आगे में हम जानेंगे इसकी जो महत्ता के बारे में हम जानने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है ह्यूमन इवोल्यूशंस, मानव विकास। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशंस, तो आप जानने वाले हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशंस कैसे हुआ। इसके पहले एक चीज हम आपको बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन है हमारा कि इन विच पार्ट्स ऑफ अर्थ डिड ह्यूमन डेवलप, मानव का विकास, ह्यूमन इवोल्यूशंस पृथ्वी के किस भाग में हुआ। यदि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपको कहना है, इसको आंसर देना है आपको ट्रॉपिकल जोन में। अब हम जानेंगे ट्रॉपिकल जोन क्या है। बेसिकली ट्रॉपिकल जोन को हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाने से पहले आपको कुछ ज्योग्राफी की चीजों हमें समझाना पड़ेगा ताकि आप हिस्ट्री को अच्छी ढंग से समझ सके, क्योंकि हिस्ट्री को आप ज्योग्राफी से अलग नहीं रख सकते, दोनों को कंबाइन करके ही पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। विशेषकर जब एंशिएंट इंडिया आप पढ़ेंगे, एंशिएंट इतिहास को, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको जो ज्योग्राफी है उसकी महत्ता आपको पता चलेगी, और विदाउट ज्योग्राफी आप किसी चीज को, हिस्ट्री में किसी चीज को अच्छी ढंग से समझ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे महाजनपद है, तो महाजनपद के जितने भी 16 जनपद थे उनकी लोकेशंस कैसे जानेंगे? विदाउट आप ज्योग्राफी नहीं जान सकते। इसलिए आपको दोनों को कंबाइन करके चलना होगा ताकि आप हिस्ट्री को एक अच्छे जानकार बन सके। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन था कि इन बीच पार्ट ऑफ अर्थ डिड ह्यूमन डेवलप, पृथ्वी के किस भाग में जो मानव का विकास हुआ था? तो आपका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय, इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको ट्रॉपिकल जोन। अब हम ज्योग्राफी में चलते हैं और इसको जानते हैं उष्णकटिबंधीय क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मान लीजिए सपोज डेट की आपका अर्थ है। ठीक है, ये गोला जो है आपका अर्थ है। ठीक है, और जो ये गोला अर्थ है, और ये जो चीज है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो लाइन खींचा हुआ है ब्लैक टाइप का, ये आपको इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा क्या है, पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में बांटता है, जिससे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध
हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इक्वेटर दो हिस्सों में बांट रहा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको जो इक्वेटर के जस्ट ऊपर आप जाएंगे नॉर्थ में, तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल जोन मिलेगा, इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो इक्वेटर से लेकर आपको यहाँ तक 23.5 डिग्री आप नॉर्थ जाएंगे तो आपको जहाँ जो लाइन मिलेगा उसे हम ट्रॉपिकल जोन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 23.5 डिग्री ये जो नॉर्थ में जाएंगे, इसके बाद आपको ट्रॉपिकल जोन आएगा, ठीक है। इसके जस्ट और ऊपर जाएंगे आपको तो ये जो रीजन है आपको यहाँ पर आपको टेम्परेट जोन मिलेगा, जिससे हम समशीतोष्ण कटिबंधन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा, ये आपको इक्वेटर है, इक्वेटर के जस्ट आपको 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो आपको ट्रॉपिकल जोन मिलेगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मिलेगा, और इसके बाद और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट जोन मिलेगा, जिससे हम समशीतोष्ण कटिबंधन हिंदी में बोलते हैं। तो इसी तरह आपको फॉलो नीचे भी करना है। जैसे आप इक्वेटर से आप साउथ में जाएंगे नीचे तो यहाँ पर ये आपको ट्रॉपिकल जोन हो गया, इसके बाद और नीचे जाएंगे तो समशीतोष्ण कटिबंधन हो गया। जो ऊपर है उसी तरह नीचे भी मानना है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो इक्वेटर है इसको 23.5 जो ये लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोले तो कर्क रेखा। और इसी तरह इक्वेटर से आप नीचे जाएंगे तो ये जो रेखा आपको मिला है, कर्सर को ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में बोलेंगे मकर रेखा। तो कर्क रेखा एंड मकर रेखा मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो रीजन्स आते हैं, जो क्षेत्र आते हैं, उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो भारत भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा जो टेम्परेट जोन है ऊपर और नीचे ये जो यहाँ पर है, ये जो आपको समशीतोष्ण कटिबंधन वाले क्षेत्र आते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर ज्यादा ठंडी पड़ती है, यूरोप वगैरह जितने भी यूरोप कॉन्टिनेंट आ गया, इसके अलावा जो नॉर्थ जो एशिया वाला रीजन है वो सब इसी में आएगा। तो ये आपको ज्योग्राफी में मैं समझाना चाहता था। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था कि इन बीच पार्ट ऑफ अर्थ डिड ह्यूमन डेवलप्ड, मतलब ह्यूमन बीइंग की उत्पत्ति या फिर डेवलपमेंट किस हिस्से में हुई पृथ्वी का। तो मैंने आपको आंसर बताया था क्या, उष्णकटिबंधीय। तो यही उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। आपको इक्वेटर से आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री आप साउथ में जाएंगे या दक्षिण में जाएंगे तो ये आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क एंड मकर रेखा के बीच वाले जो रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले बीच वाले जो रीजन्स हैं, जो क्षेत्र है, इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहीं पर इसी रीजन्स में मानव का विकास हुआ था, ठीक है। अब थोड़ी मैप में चलते हैं और आपको बताता हूं कि कहां पर कैसे क्या है। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, ये इक्वेटर हो गया आपका, ठीक है। ये आपको एशिया हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। अब हिंद महासागर हो गए, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, कर्क एंड ये डॉट डॉट जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क एंड मकर रेखा हो गया। तो ये जो रीजन्स है यहाँ पर, ये जितना रीजन इसके बीच में आते हैं, इसी रीजन में सर्वप्रथम मानव का आपको विकास होता है, ठीक है। इसी रीजन में अफ्रीका में, जिसे हम कहते हैं अफ्रीका से मानव का विकास होता है, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं, ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिटेयली हम चर्चा करने वाले हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर ये जानिए कि अफ्रीका से ही मानव का उत्पत्ति होता है। अब हम जानेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मींस कर्क एंड मकर रेखा के बीच ही मानव की उत्पत्ति क्यों होता है। कि जैसे आपको मैं बता दूं कि इस रीजन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी ज्यादा क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश जो है, किरणें सीधा पड़ती है, ठीक है। जैसे जैसे आप नॉर्थ और साउथ में जाएंगे तो सूर्य के जो किरणें हैं सन का, वो तिरछा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर इधर गर्मी कम पड़ती है और इस रीजन में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पर डेली बादल बनता है और डेली बारिश होता है। तो यहाँ पर ये रीजन आप समझ जाइए। आपसे कोई पूछे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ डेली वर्षा होती है, तो आप बोलेंगे इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्र में ऑन द डेली बेसिस पर वर्षा होती है। आपको 4 से लेकर 5 के शाम में, आपको 4 से लेकर 5 के बीच में यहाँ पर बारिश डेली होती है, ठीक है। तो आपको उससे कोई पूछे कि डेली वर्षा कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे इक्वेटर के वाले रीजन में, भूमध्य जो रेखा है उसके आसपास के रीजन में डेली बारिश होती है। तो अब जरा सोचिए कि जब डेली बारिश यहाँ पर हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो पेड़ पौधे भी ज्यादा इसी रीजन में उगेंगे, क्योंकि ऊपर तो आपको ठंडा है, नीचे भी ठंडी प्रदेश है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ी
पड़ी, बादल बनी तो वर्षा हुआ तो पेड़ पौधे वनस्पतियां उगेंगी, और वनस्पतियां उगेंगी, पेड़ पौधे उगेंगे तो इसी रीजन्स में ज्यादा जंगल होंगे, ठीक है, फॉरेस्ट होंगे, और फॉरेस्ट ज्यादा होंगे यहीं तो यहाँ पर जीव जंतु बहुत सारा डाइवर्सिटी पाया जाएगा, विविधता पाया जाएगा, बहुत अन्य प्रकार के जीव जंतु इसी रीजन में रहेंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि मानव की उत्पत्ति भी एक जानवर से, एक जीव जंतु से ही हो रहा है, जानवर से ही हो रहा है। और जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, और इस रीजन में ही ज्यादा जंगल है, इसीलिए यहीं से सर्वप्रथम आपको मानव का विकास हो रहा है। आज से कोई पूछे कि मानव का विकास किस क्षेत्र में हुआ तो आप बताएंगे कि आपको कर्क एंड मकर रेखा के बीच में जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, इसी रीजन में आपको मानव का विकास हुआ। क्यों हुआ तो आपको मैं बता ही दिया, क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, तो वनस्पतियां ज्यादा उगती हैं, विविधता ज्यादा पाई जाती है, आपको डाइवर्सिटी पाई जाती है, और डाइवर्सिटी अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। और मैं बता चुका हूं कि जीव जंतु से ही, जानवर ज्यादा इस रीजन में रहते हैं, तो जानवर से ही मानव का विकास हो रहा है, मीन्स कपी से हो रहा है, जानवर मीन्स कपी से मानव का विकास हो रहा है, तो इसीलिए इस रीजन से मानव का विकास होता है। तो इस चीज को आप समझ, आई होप दैट कि आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसी चीज को हिंदी में दिया गया है आपको। मैं प्रश्न पूछा था इंग्लिश में, मानव का विकास पृथ्वी के किस भाग में हुआ है, तो इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि यहाँ पर एक पृथ्वी है, ये आपको इक्वेटर है, कर्क एंड मकर रेखा यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पृथ्वी का चीज दिया गया है ताकि अच्छी ढंग से आप चीजों को समझ सके। अब हम आप पूछा जाए कि मानव का विकास, समझ गए कि मानव का विकास उष्णकटिबंधीय में हुआ है, ठीक है, लेकिन आपसे कोई सवाल पूछ जाए कि मानव का विकास आज से कितना वर्ष पूर्व हुआ है, टाइम पीरियड पूछ जाए, तो आपको बताना है कि आज से 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व आज से मानव का विकास हुआ है, ठीक है। तो किस चीज से हो रही है, किस जंतु से हो रही है, किस जानवर से हो रहा है, तो आप बताएंगे कपी, जो एक प्रकार के बंदर होती है, कपी से किसका उत्पत्ति हो रहा है, तो मानव का कपी से हो रहा है, ठीक है। कब हो रहा है? 3.5 से 2 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, आज से। अब यहाँ पर हम देखें अब तक हमने क्या क्या जाना, तो अब तक हमने जाना, जैसे यहाँ पर आपको रीजन्स में मैं बताया कि आज से कितने वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई, इसके अलावा इसी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही क्यों हुआ, इस सब के बारे में आपको बताया। अब आप जानने वाले हैं जैसे इस टाइम पीरियड के जो मानव थे, जिसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस वगैरह थे, उनकी विशेषता क्या रहा होगा, किस टाइप से उनकी शरीर रहा होगा, बॉडी लैंग्वेज कैसा, नेचर, प्रकृति कैसा रहा होगा, इन सब के बारे में आप जानने वाले हैं। उनकी बॉडी की जो संरचना कैसा रहा होगा, स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, इस सब के बारे में, विविधता के बारे में, समानता के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में आप जानने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन इन दिस एरा, ठीक है। तो जो आपको एक बात जानने से पहले एक बात समझना होगा कि इन दिस टाइम पीरियड, इन दैट टाइम पीरियड में जो ह्यूमन बीइंग था, जो पूरी तरह ह्यूमन बीइंग था ही नहीं, उसको आप मानव कह ही नहीं सकते, पूरी तरह वो क्या था, कपी था, बंदर था। लेकिन यहाँ पर हम मानव का विकास पढ़ रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशंस पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहीं से हम आपको मानव शब्द का उपयोग करेंगे, किसके लिए, कपी के लिए, बंदर के लिए, ठीक है। लेकिन रियलिटी में मानव था नहीं इस समय, ठीक है, लेकिन हम मानव के शब्द का उपयोग करेंगे बंदर के लिए, कपी के लिए, क्योंकि इसी टाइम पीरियड से आपको यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर है कि हमें उपयोग करना जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके फीचर के बारे में जानते हैं। तो जो इसका पहला फीचर है वो आपको लॉन्ग शोल्डर है। इसकी जो बाहें होती थी दिस टाइम पीरियड में, जो भी मानव था, जो भी कपी था, बंदर था, जो मानव था, उसकी जो विशेषता थी पहला, वो लॉन्ग शोल्डर हुआ करता था। इसकी जो बाहें होती थी वो बहुत लंबा होता था। क्यों होता था? आप अभी भी देखते होंगे कि जो बंदर होते हैं वो इस पेड़ से, इस पेड़ की डाली से उस पेड़ की शाखा पर, डाली पर कूद जाते हैं, ठीक है। सच लाइक जो एक्टिविटीज है, आपको हाथ के ज्यादा प्रयोग किया जाता है, बाह के ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से उनकी जो शोल्डर हुआ करता था, जो बाहें बहुत लंबे हुआ करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, वो जंपिंग, कूदा करते थे, उनकी जो लक्षण थी, जो विशेषता थी, बड़ी बाहें हुआ करता था, वो कूद फान छलांग लगाया करते थे, तो ये सब चीजें उनकी विशेषता थी। अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है व्हेन समवन यूज आर्म, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना घटती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हिंदी में कहे तो जलवायु परिवर्तन होता है। इसी
यहाँ पर ज्योग्राफी का एक सवाल है। यहाँ पर आपने ज्योग्राफी में शायद पढ़ा होगा जलवायु परिवर्तन एंड मौसम परिवर्तन, ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर चेंज। मैं बता दूं कि आपको ज्योग्राफी में दो चीज पढ़ाया जाता है, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर चेंज। जो क्लाइमेट चेंज है वो आपको लाखों करोड़ों वर्ष के बाद परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। जबकि आपको वेदर चेंज है, मीन्स मौसम चेंज है, वो आपको घंटों में चेंज हो सकता है। जैसे अभी कुछ मौसम है, 1 घंटा के बाद कुछ मौसम हो जाएगा, तो 1 घंटों में चेंज हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्लाइमेट चेंज जो है, जलवायु परिवर्तन है, हमेशा एक लॉन्ग प्रोसेस वाली प्रक्रिया है। एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ये जो क्लाइमेट चेंज होती है, ठीक है। तो यहीं पर क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है, इसके बाद क्या होता है कि सारी परिस्थितियां, कंडीशंस बदल जाती हैं। इवन मैं बता दूं कि क्लाइमेट चेंज के बाद जो नदियां थी, वो नदियां अपनी रास्ता बदल लेती हैं। तो आप समझ सकते हैं इससे कि कितनी बड़ी स्केल, कितनी बड़ी स्तर पर परिवर्तन होती है जलवायु परिवर्तन के बाद, क्लाइमेट चेंज के बाद। इससे क्या होता है कि जो उस समय के मानव था, जो कपि था, वो भी अछूत नहीं रहता, उसके बॉडी में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। उसके परिवर्तन के बारे में हम जानेंगे। जलवायु परिवर्तन के बाद सर्वप्रथम ये होता है कि जो बंदर होते हैं, जो कपि होते हैं, वो जंगल से बाहर आते हैं और जो फील्ड वाले इलाके हैं, मैदानी इलाके, उसमें रहना प्रारंभ करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आपको बंदर के लिए हम कपि शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि कपि के समूह से ही मानव का विकास हो रहा है। तो जो कपि थे, कपि, सारे कपि आपको फॉरेस्ट, जंगल से बाहर नहीं आए थे। जो कपि के कुछ समूह, कुछ ग्रुप बाहर आए थे। यदि ऐसा होता तो जो कपि था वो आज विलुप्त हो जाता, जो आज बंदर था, वो जाति था, वो विलुप्त हो जाता। लेकिन जो पूरी बंदर जाति या पूरी कपि जाति आपको जंगल से बाहर नहीं आया था, बल्कि कुछ ग्रुप आया था, इसीलिए आज भी आप बंदर को देखते हैं में उसी स्वरूप में। तो यहाँ पर इस बात को समझना बहुत जरूरत था। अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। आपने यहाँ पर क्या क्या समझा? तो आपने समझा कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में मैंने बताया और वेदर चेंज के बारे में कुछ मैंने आपको चर्चा किया। इसके बाद जब क्लाइमेट चेंज होती है तो आपको मैं बताया कि सारी कंडीशन, सारी सिचुएशंस, आपको सारा चीज बदल जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ जानते हैं। यहाँ पर उसी चीज को हिंदी में लिखा गया है, देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर जानेंगे कि जो मानव इन दैट टाइम पीरियड में, जो जलवायु परिवर्तन के बाद मानव में, जो कपि में कौन कौन से बदलाव आया, कौन कौन से परिवर्तन आया, उन सब परिवर्तन के बारे में हम जानने वाले हैं। जो पहला परिवर्तन था वो आपको था कि वो टूल्स वगैरह, जो औजार होती थी, उसको यूज करना वो सीख चुके थे। वो यूज करना कि किस तरह से पत्थर के जो औजार थे उसको बनाकर आपको जानवरों को मारा जा सके, इन सब चीजों के बारे में वो जान चुके थे, सीख चुके थे। ये बहुत बड़ी पहली परिवर्तन थी जो कपि में आया था, ठीक है। इसके बाद जो आया था वो आपको आया था सेमी इरेक्शन। सेमी इरेक्शन आपको कहें तो आधा, पहले तक क्या था कि जो कपि थे, जो बंदर थे, वो आपको निहुर कर चलते थे, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन क्या होती है कि इरेक्शंस की प्रक्रिया होता है और सेमी इरेक्शंस होती है, और वो पूरी तरह, पूरी तो नहीं लेकिन आधा खड़ा होने लगते हैं। इसके बाद जो तीसरा उनमें सबसे बड़ी परिवर्तन होता है, वो उनकी जो हैंड होता है, हाथ होता है, वो फ्री हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 परिवर्तन उनमें होती है। जो कपि थे, जो आपको बंदर के जो जनरेशन थे, उनमें 3 परिवर्तन आता है। पहला था आपको वो टूल्स के प्रयोग करना जान जाते हैं, दूसरा सेमी इरेक्शन होता है। इसके अलावा जो तीसरा परिवर्तन है, उनकी हैंड जो होता है फ्री हो जाता है। आप देखते होंगे कि बंदर के जो हैंड होता है वो बहुत जकड़ा होता है, टेढ़ होता है। लेकिन इसके बाद क्लाइमेट चेंज के बाद जो एक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है और उनके हैंड फ्री हो जाता है। अब हम ये जो 3 आपको विशेषता जान गए जो इन दैट टाइम पीरियड में आपको आया था। अब हम जानेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो कपि के समूह आपको जो जंगल से बाहर आ गया था, उससे हम क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते हैं। और जो जंगल में ही रह गया था उसे हम रामापिथेकस बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो आपको जंगल में रह गया था उसे हम रामापिथेकस बोलेंगे, और जो बाहर आ गया था उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलेंगे। ये बात आप ध्यान दीजिएगा और इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी को लेकर हम आगे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है एक महाकपि। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो जंगल से बाहर आकर रहने लगा था, जो उसे हम महाकपि के रूप में भी जानते हैं और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में भी जानते हैं, आप ध्यान रखिएगा। और जो जंगल से बाहर नहीं आया था, वो जंगल में ही रह रहा था, उसे हम रामापिथेकस के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है दैट केम आउट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जो बाहर, जंगल से बाहर आकर रहने लगा था, उसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस या महाकपि कहते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कुछ जानते हैं। जैसा कि स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है होमो इरेक्टस। तो
अब हम होमो इरेक्टस के बारे में जानेंगे। इसके पहले आपने क्या क्या जाना, इसके पहले आपने जाना आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, ठीक है। मैंने बताया था कि जो जंगल में ही रह गया उसे हम आपको कपी कहेंगे, और जो जंगल से बाहर आया हो उसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलेंगे। अब हम नेक्स्ट जनरेशन के बारे में जानेंगे, जो आपको अफ्रीका से बाहर वाले कॉन्टिनेंट जो है, जैसे आपको एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, ये सब रीजन्स में आपको उत्पत्ति होती है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि होमो इरेक्टस वाली घटना जो है, होमो इरेक्टस की जो साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं मिलता है, जो भारतीय पेनिनसुला में नहीं मिलती है, ये आपको भारत से बाहर इसकी साक्ष्य मिला है। कि ये जो होमो इरेक्टस नाम क्यों पड़ा, होमो इरेक्टस ही नाम क्यों पड़ा, तो इरेक्टस का मतलब होता है इरेक्टस जो है इरेक्शन से बना है, इरेक्शन जो वर्ड है इसका मतलब अर्थ होता है खड़ा होना, ठीक है। तो होमो इरेक्टस ये जो जनरेशन थी इसकी मेन विशेषता था वो पूरी तरह खड़ा होकर चल सकता था, जैसे आधुनिक मानव था उस तरह से होमो इरेक्टस जो खड़ा होकर चल सकता था, इसलिए इसे हम होमो इरेक्टस नाम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या था, यहाँ पर लिखा है कि होमो इरेक्टस हैज माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके आसान शब्दों में कहूँ तो जो होमो इरेक्टस था वो पूरी तरह खड़ा होकर चल सकता था, इसीलिए इसे होमो इरेक्टस कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि आपको मैं बताया अब तक क्या क्या जाना, तो मैं बताया था कि पहले क्या था, मानव का विकास वो जंगलों में था, कपी के रूप में। इसके बाद जंगल से क्लाइमेट चेंज हुआ और जंगल से बाहर रहने लगा, तो जो जंगल से बाहर रहा उसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोले। इसके बाद एक और नई जनरेशन आई जिसे हम होमो इरेक्टस बोलेंगे। तो ये आपको कह सकते हैं कि आपको थर्ड जनरेशन था, ठीक है, मानव का थर्ड जनरेशन था जिसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। पर एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि होमो इरेक्टस है, जैसे जो क्वालिटीज पहले वाले कपी में थी वो जैसे कि तस रही, और जो नई नई जनरेशन बनती गई जिससे मानव का विकास हुआ। यदि जो पुराने क्वालिटीज थी वो खत्म हो जाती तो आज हम बंदर को नहीं देख पाते। लेकिन क्यों देख पाते हैं, क्योंकि जो पुराने क्वालिटी जस के तस थी और एक नई जनरेशन का कपी का एक नई जनरेशन बनते गया, जो आपको आधुनिक में जो मानव के रूप में आप देख पाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। तो अब हम जानेंगे निएंडरथल। ये एक नेक्स्ट जनरेशन है, ये फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। ये आप मानो कि इसे फोर्थ जनरेशन बोलते हैं। यहाँ पर इसको समझने से पहले एक बात और समझना होगा, थोड़ी ज्योग्राफी में हमको समझाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर चलिए नक्शे में चल के हम आपको समझाते हैं। जैसे बताया था इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। मैंने बताया था कि मानव की उत्पत्ति इसी रीजन में हो रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है, इस रीजन से मानव निकलकर जो कभी था वो इधर इलाकों में चले जाते हैं। जैसे फिगर में आप देखिए यहाँ पर, जैसे मानव की उत्पत्ति यहाँ से हो रहा है, अफ्रीका से हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर कर्सस को ध्यान दीजिए, कुछ यूरोप में चले गए, कुछ आपको इधर भारतीय उपमहाद्वीप में चले गए, कुछ आपको अमेरिका में चले गए, कुछ इधर चाइना में चले गए। इससे बढ़ जाते हैं, अलग अलग जो प्रदेशों में चले जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो अलग अलग प्रदेश में जाते हैं, फिर वहां पर एक नई जनरेशन उत्पन्न होती है जिसे हम निएंडरथल बोलते हैं। बेसिकली जो निएंडरथल की जो साक्ष्य मिली है वो जर्मनी से मिली है। वर्तमान में जो जर्मनी है जिसकी राजधानी बर्लिन है, वहां से आपको निएंडरथल की आपको साक्ष्य मिलती है। अब हम जानेंगे कि निएंडरथल की जो आखिर विशेषता क्या था। तो इसका सबसे बड़ी विशेषता था कि निएंडरथल जो है आपको ठंडे प्रदेशों में भी रह सकता था। मैं आपको बताया कि पहले जो मानव की उत्पत्ति हो रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हो रहा है, जो गर्मी वाले प्रदेश में हो रहा है, जहां ज्यादा गर्मी पड़ता है, मकर रेखा के बीच में हो रहा है। लेकिन फिर यहाँ से माइग्रेट करते हैं और ऊपर वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। यहाँ पर समशीतोष्ण कटिबंधन है, ठंडी इलाके हैं, जो आपको यूरोप कॉन्टिनेंट आता है, तो इसीलिए यहाँ पर माइग्रेट करके आते हैं। फिर इसके बाद जो निएंडरथल है, जो नई जनरेशन है, वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर जाता है, यहाँ पर भी रहने लगता है। उसकी जो शरीर है आपको ठंडे प्रदेशों के अनुकूल बन जाता है। तो आपसे कोई पूछे कि निएंडरथल का सबसे बड़ा विशेषता क्या है, तो आप बताएंगे कि निएंडरथल ठंडे प्रदेशों में भी रह सकता था, ठीक है। और ये नई जनरेशन था, इसे हम फोर्थ जनरेशन के रूप में जानते हैं मानव का। अब नेक्स्ट चलते हैं और कुछ जानते हैं। यहाँ पर हिंदी में उसी को दिया गया, आप देख लेंगे। अब हम जानेंगे होमो सेपियंस के बारे में, ठीक है। आपको अभी सवाल कोई पूछता है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताते हैं होमो सेपियंस। तो उसी होमो सेपियंस के बारे में आप जानने वाले हैं, ठीक है। जो आपको दिस इज द फिफ्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये जो होमो सेपियंस था ये मानव का आपको 5वां जनरेशन था, फिफ्थ जनरेशन था, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि जो होमो सेपियंस की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ है, तो टाइम पीरियड के बारे में यदि कोई
पूछे तो आप बताएंगे कि आज से 3 लाख वर्ष पूर्व, आज से कितना था, 3 लाख वर्ष पूर्व होमोसेपियंस का विकास हुआ था। इसके अलावा जो होमोसेपियंस को अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसमें पहला नाम है आपको प्रज्ञ मानव, ठीक है, इसे प्रज्ञ मानव भी कहते हैं क्योंकि इसकी बुद्धि काफी तेज हो चुकी थी, जो बौद्धिक क्षमता बहुत आपको हाई लेवल की हो चुकी थी। इसके अलावा इसको आधुनिक मानव के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा क्रो मैग्नन मानव के नाम से इसे भी जानते हैं। फिर इसको आप ग्रिमाल्डी मानव के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसे अलग अलग नामों के नाम से जानते हैं। आप देख लीजिएगा होमोसेपियंस को किन किन नामों से जानते हैं, तो प्रज्ञ मानव, आधुनिक मानव, क्रो मैग्नन मानव, फिर चांस लेडी ग्रिमाल्डी मानव के नाम से भी इसे जानते हैं। यदि पूछे आपसे कि आज से कितने वर्ष पूर्व होमोसेपियंस का विकास हुआ था, उत्पत्ति हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था पृथ्वी पर, तो आप कहेंगे आज से 3 लाख वर्ष पूर्व आपको होमोसेपियंस का विकास हुआ था। तो ये आपको संक्षिप्त इतिहास रहा। अब किसका इतिहास रहा, तो आपको मानव का। तो फिर से संक्षिप्त आपको मैं समझाना चाहूंगा कि मानव का विकास कैसे हुआ। तो पहले जो मानव का विकास होता है, पहले क्या है कि पहले जंगल में मानव रह रहा है, ठीक है, कपी के समूह में रह रहा है, कपी के रूप में रह रहा है। इसके बाद क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन हो जाता है और जो कपी के कुछ समूह आपको जंगल से बाहर रहने, मैदानी इलाकों में रहना चालू करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो मैदानी इलाकों में रहने लगे उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए और एक नई जनरेशन के नाम दिया गया उसे, जिसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं, ठीक है। और जो कपी के समूह आपको जंगल में ही रह गया उसे हम रामापिथेकस कहते हैं। तो पहला हो गया आपको रामापिथेकस, इसके रामापिथेकस के बाद अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद एक नई जनरेशन आती है जिसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं, ठीक है। ये आधा खड़ा होकर चल रहा था, ठीक है, होमो इरेक्टस। जबकि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था उसमें सेमी इरेक्शन था, वो आधा मतलब वो पूरी खड़ा होकर तो नहीं चल रहा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बल्कि वो आधा झुक कर चल रहा था। मींस उसकी जो बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी थी, वो पूरी तरह खड़ी नहीं थी। जबकि होमो इरेक्टस जब नई जनरेशन आता है तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी पूरी तरह खड़ी रहती है। इसके बाद एक और नई जनरेशन आता है जिसे हम निएंडरथल बोलते हैं, ठीक है, जो जर्मनी वाले इलाके में इसकी साक्ष्य मिला है। अब इसमें क्या विशेषता थी, तो जो निएंडरथल था वो ठंडी इलाकों में भी रह सकता था, ठीक है। इसके बाद एक और नई जनरेशन आई जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं, ये वैज्ञानिक नाम भी है मानव का, ठीक है। तो होमोसेपियंस आया जिसमें सारे गुण मौजूद थे, सारे विशेषताएं आधुनिक मानव का उपलब्ध था, इसलिए इसे हम आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम के रूप में भी जानते हैं। तो इस तरह से मानव का विकास हुआ। आप पहला कौन था, पहला आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, फिर आपको निएंडरथल्स और फिर होमोसेपियंस। कौन कौन, फिर से ध्यान दीजिएगा। जो आपको पहला है जो जंगल में ही रह गया कपी का समूह, उससे हम रामापिथेकस बोलते हैं। इसके बाद आपको जो जंगल में ही रह गया उससे हम आपको रामापिथेकस बोलेंगे। जो जंगल से बाहर आया उससे आपको हम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलेंगे। इसके बाद एक नई जनरेशन आई जिसे हम होमो इरेक्टस बोलेंगे। इसके बाद एक नई और जनरेशन आई जिसे हम निएंडरथल बोलेंगे। और इसके बाद जो अंतिम जनरेशन आया, लास्ट जनरेशन आया मानव का, उसे हम होमोसेपियंस बोलेंगे। तो इस ढंग से, इस क्रम से मानव का विकास हुआ। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप अपने दिक्कत को, अपने प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं, उससे हम जवाब देने के प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप रेगुलर बेस पर देख रहे हैं तो आप साथ में ही नेट का सिलेबस रखें, ताकि आपको ये पता चले कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, और आप उससे मिला भी सकते हैं। तो इस ढंग से आपके लिए सारी चीज़ आसान हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।